Hello students. Yesterday we have covered up to article 2.5 and today we are discussing article 2.6 accuracy, precision of instruments and errors in measurements. तो कोई भी measurement हो उसमें error आ जाती है, ठीक है. Accuracy and precision of instruments की बात कर रहे हैं. तो पहले आप बताइए, आप कोई भी काम करते हैं तो क्या 100% एक्यूरेट हो जाता है? उसमें कोई गलती नहीं होती है, एरर नहीं होती है कोई भी? तो भैया एरर तो सभी काम में हो जाती है. एक तो उसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, आपने एरर करी. और आप बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है. इंस्ट्रूमेंट भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसमें भी जो है प्रिसिशन एरर हो सकती है, उसमें भी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है. एक तो इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ कर रहा है, एरर दे रहा है. दूसरी तरफ आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को लेके उससे भी एरर आ रही है, ठीक है. तो एरर तो डेफिनेटली आने वाली है ऑब्जर्वेशन में, राइट. तो कोई भी रिजल्ट हो एक्सपेरिमेंट का साइंस के अंदर, उसमें जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ अनसर्टेनिटी होती है. लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट जो होता है, लास्ट डिजिट वो अनसर्टेन होती है और इस वजह से उसमें अनसर्टेन एरर आ जाती है. ये एरर जो है ना, इसकी स्टडी इस टॉपिक में की जाएगी. एरर क्या है और हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं. तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में फ़र्क क्या होता है. एक वर्ड होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसिशन, ठीक है. तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास होता है 1.5. हम ये मान लेते हैं कि करेक्ट वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. और किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने किसी प्रैक्टिकल को करके किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, हमारी वैल्यू कितनी आई? हमारी वैल्यू आई 1.49. फिर दूसरा रीडिंग लिया हमारी तो कितना आया? 1.52 आया, ठीक है. तो अब जो है हमें ये देखना है कि ये रीडिंग ज़्यादा सही है कि ये रीडिंग ज़्यादा सही है, ठीक है. तो अगर हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो ये जो 1.49 है ये 1.5 के ज़्यादा नज़दीक है. और 1.52 रीडिंग जो है 1.5 से उतनी नज़दीक नहीं है. आप डिफरेंस निकालेंगे तो 0.01 यहाँ पे आएगा और इसका डिफरेंस निकालेंगे 1.5 टू 1.5 का तो 0.02 आएगा, ठीक है. तो 1.49 वाली रीडिंग जो है, दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू. ओके, बिकॉज इट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू. तो एक्यूरेसी आप समझ गए क्या होता है. प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन ये बताता है कि किस रिजोल्यूशन तक या किस लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है. व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. प्रिसिशन ये आपको बताता है. इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल सिंपल स्केल से हमने एक लेंथ मेजर किया तो हम उसको सिंपल स्केल से मेजर करके लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक है. उसी लेंथ को मेजर करना है वर्नियर कैलिपर से तो हमारा आंसर आएगा 5.54. तो एक 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है. अब उसी लेंथ को हम मेजर करेंगे अगर सिंपल स्क्रू गेज से, माइक्रोमीटर स्क्रू से, तो आएगा 5.536. मतलब डेसिमल के 3 पॉइंट तक एक्यूरेट वैल्यू आएगी इसकी, मतलब प्रिसाई वैल्यू आएगी. इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही मेजरमेंट को 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से लिया गया. तो इसमें जो है प्रिसाई वैल्यू कौन सी है? स्क्रू गेज की वैल्यू ज़्यादा प्रिसाई है क्योंकि इसका रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है. ये 1000 गुना है रिजोल्यूशन इसका. सिंपल स्केल के मुकाबले जो है इसका 1000 गुना रिजोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है. तो ये ज़्यादा प्रिसाई वैल्यू है. तो इसी बात को हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल से कि ट्रू वैल्यू ऑफ ए सर्टेन लेंथ 3.678 है. ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ, ठीक है.
और एक इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर रखता है, उससे मेजर किया तो आया 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, 0.01 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजर किया तो आया 3.38। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए ये रीडिंग की एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो मेन वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसमें से माइनस करके देखेंगे। तो इसमें 3.678 से 3.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.178, ठीक है। और 3.678 में से 3.38 माइनस करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो डिफरेंस किस में कम है, इससे कम है ना। तो दिस वैल्यू 3.5 इज मच मोर क्लोजर टू 3.678 as compared to 3.38. That means the accuracy of 3.5 centimeter reading is more. ये ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाई नहीं है। क्यों नहीं प्रिसाई है? क्योंकि देखो इसका डेसिमल के 1 पॉइंट तक वैल्यू आ रही है। तो इंस्ट्रूमेंट जिससे इसको पढ़ा गया है वो प्रिसीशन वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो इस वैल्यू विल नॉट बी प्रिसाई। दूसरी तरफ हम इसको देखते हैं 3.38 वाली रीडिंग को, तो इसमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एक्यूरेट, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू इसने पढ़ ली है। इसका मतलब है द इंस्ट्रूमेंट बाय विच दिस रीडिंग हैज बीन टेकन इज मोर प्रिसाइज, बट दिस रीडिंग इज नॉट एक्यूरेट फॉर द रीजन वी हैव जस्ट सीन। कैसे? ये जो है वैल्यू हमारी एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है, इसके लिए ये एक्यूरेट तो नहीं कही जाएगी लेकिन प्रिसाइज है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे एरर्स एंड देयर टाइप्स। लेट अस डिस्कस द सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं? सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। बार बार पॉजिटिव एरर ही आएगी या बार बार नेगेटिव एरर ही आएगी। इसके सोर्सेस देखते हैं क्या क्या है भाई। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर ये एक सोर्स है। इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आती है, इंस्ट्रूमेंट में एरर किस वजह से आती है? इम्परफेक्ट डिजाइन से आती है, या कैलिब्रेशन गलत हो उससे आती है, या जीरो एरर हो। तो ये इम्परफेक्ट डिजाइन या कैलिब्रेशन की एरर क्या होती है इसको हम समझ लेंगे यहाँ पे। लेट अस सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड स्केल है, स्टैंडर्ड थर्मामीटर है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहा है। यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये येलो लाइन, तो ये पढ़ लेता है उसको करेक्टली। तो इसका मतलब है इसका कैलिब्रेशन प्रॉपर है और ये स्टैंडर्ड आइटम, बराबर। दूसरी तरफ एक लोकल मेड बना हुआ कॉपी कैट आइटम हमने देखा, जो कि थर्मामीटर की तरह यूज किया जा रहा है लोकल मार्केट में। तो हम देखेंगे कि उसका जो ग्रेजुएशंस ऑफ द स्केल है वो डिफर करेगा। ग्रेजुएशन ऑफ द स्केल विल नॉट बी प्रॉपर, और वो 100 के बजाय 104 भी पढ़ सकता है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ सकता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? 100 होती है और ये पढ़ रहा है 104। तो हर बार जब भी रीडिंग हम इस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे 4 डिग्री ज़्यादा बताएगा, तो दिस इज रॉन्गली कैलिब्रेटेड, ठीक है। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट में एरर आती है जीरो एरर, ठीक है। तो जीरो एरर के लिए हम समझ लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ये है मेन स्केल, ये मेन स्केल है ऊपर वाली, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है ये वर्नियर स्केल है। तो यहाँ मेन स्केल पे वर्नियर स्केल स्लाइड करती है। तो जब दोनों को, जब कोई भी चीज, द थिंग विच इज टू बी मेजर्ड इज नॉट बीइंग हेल्ड इन द वर्नियर कैलिपर्स, तो दोनों के जीरो मैच करने चाहिए। लेकिन हम इस केस में देख रहे हैं कि जीरो मैच नहीं हो रहे, जीरोज आर नॉट मैचिंग। दोनों के जीरो अलग अलग हैं। जीरो ऑफ द मेन स्केल इज शिफ्टेड राइटवर्ड टुवर्ड द विद रिस्पेक्ट टू द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि जीरो शिफ्टेड है तो जीरो एरर है। जीरो एरर किस टाइप की, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में ये है, प्रैक्टिकल में ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कि जब भी हम इसमें कोई आइटम होल्ड करेंगे तो ये वाला हिस्सा आगे चला जाएगा वर्नियर स्केल का, इस स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा और कुछ रीडिंग बताएगा। इसका मतलब है कि ये जो मेन स्केल है दैट विल रीड लेस बाय दिस अमाउंट। ये जो पहले अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था इतना लेस रीड करेगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है उसका मेन स्केल का। मेन स्केल का जो जीरो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये आगे चला गया है जीरो। इसका मतलब है हर बार कम रीड करेगी, ठीक है। कम रीड करेगी तो क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट ऑफ एरर है इसको कैलकुलेट करेंगे और फाइनल रिजल्ट में से इसको प्लस कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि लेस रीड कर रहा है इसलिए प्लस कर देंगे। तो इस टाइप की एरर को नेगेटिव एरर बोला जाता है। दूसरे टाइप की एरर तब हो सकती है जब ये जीरो ऑफ द मेन स्केल लेफ्ट साइड में होगा वर्नियर के। जब लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा कि ऑलरेडी जब कोई भी आइटम इसमें होल्ड नहीं किया गया है मेजरमेंट के लिए, तब भी मेन स्केल पे ये वर्नियर स्केल कुछ रीडिंग इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब है देयर इज ऑलरेडी ए रीडिंग। तो लास्ट रिजल्ट में जो फाइनल मेजरमेंट होगा उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। इस टाइप की एरर को पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो दो टाइप की एरर होती हैं, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड, उसमें या तो पॉजिटिव एरर होगी और बार बार वो पॉजिटिव एरर ही आएगी, तो सिस्टमेटिक हो गई ना। या अगर नेगेटिव होगी तो बार बार नेगेटिव आएगी। सिस्टमेटिक टाइप से वो एरर इंट्रोड्यूस करेगी। अब जो है दूसरे टाइप की सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। भाई सीबीएसई में एग्जाम्पल क्या दिया? थर्मामीटर लगाया भाई बुखार नापने के लिए। बुखार नापने के लिए थर्मामीटर तो मुंह में लगाते हैं, लेकिन लगा दिया बगल में। अरे बगल में लगा दिया तो आपको पता है कि टेम्परेचर कम आएगा, बराबर है। तो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ही गलत हो गया, तो वैल्यू सही कहाँ से आएगी? ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए आपको टंग के नीचे थर्मामीटर लगाना था, लेकिन लगा दिया बगल में, तो कम आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर गलत होने से क्या है? हमारी रीडिंग गलत आ गई है। ये ह्यूमन एरर है। ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल कंडीशंस इफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, एक्सटर्नल कंडीशंस कैसे इफेक्ट करती हैं? ये देखिए, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और हवा चल रही है। तो जब पेंडुलम इधर साइड में जा रहा है, व्हेन इट इज गोइंग टू द राइट साइड एज इंडिकेटेड, तो ये एयर के फेवर में है, एयर इसके फेवर में चल रही है। और जैसे ये रिटर्न हो रहा है पेंडुलम, तो एयर उसके अगेंस्ट हो जाती है। एयर तो उधर ही चल रही है, खिड़की से आ रही है हवा, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, तो इसका एक ही साइड में इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं? रिजल्ट वट एवर एरर्स विल बी देयर, या तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, या नेगेटिव रहेगी। जैसे भी आप एक्सपेरिमेंट करें, एक ही टाइप की एरर इंट्रोड्यूस होगी। तो ये सिस्टमेटिक एरर हो गई। अब मान लीजिए कि स्टील स्केल है आपके पास में, यू वांट टू मेजर अ लेंथ। दिस इज सेकंड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सिस्टमेटिक एरर जो है इंस्ट्रूमेंट से कैसे इंट्रोड्यूस हो जाती है। मान लिए कि आप गर्मी के मौसम में आप स्टील के स्केल से टेम्परेचर कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में क्या होगा भाई? हाई टेम्परेचर पे जो स्टील स्केल जो है उसकी लेंथ खुद ही बढ़ जाएगी। मेटल है ना, इसके लिए उसकी खुद की लेंथ बढ़ जाएगी, और इस वजह से जो वो लेंथ है वो कम मेजर करेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से सर्दी के मौसम में क्या होगा? ये स्टील स्केल सिकुड़ जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसी लेंथ को जिसको मेजर करना था उसको ये ज़्यादा मेजर करेगा। तो ये एरर आ गई कि नहीं? मौसम के हिसाब से एरर बदल गई। तो ये है आपका कि एक्सटर्नल कंडीशंस आल्सो प्रोड्यूस द एरर्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स। दूसरी सिस्टमेटिक एरर हो जाती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर या पर्सनल बायस। अभी एक बच्चा है, वो चश्मा लगा हुआ है, उसके मोटा सा चश्मा लगा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसकी आदत भी है कि गर्दन एक साइड में झुका के रीडिंग लेता है। तो अगर वो कोई भी स्केल पढ़ रहा हो, कहीं पे भी रीडिंग पढ़ रहा हो, वो रीडिंग में बार बार वही टाइप की गलती आएगी कि भाई तुम सामने से देखना है, तुम राइट से देख रहे हो, बार बार गर्दन को राइट साइड में झुका रहे हो, चश्मा ऊपर से लगा हुआ है तुम्हारे, तो एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सिस्टमेटिक एरर पर्सनल एरर, केयरलेसनेस की वजह से हो जाती है। ये कहलाती है पैरेलैक्स एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है, और बार बार हर ऑब्जर्वेशन में वो एरर विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है। इनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को? जैसे जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर है, अब उसमें हमको पता चल गया कि वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव टाइप की एरर है, तो अपने को मालूम है कि इतना अमाउंट बाद में हमें माइनस कर देना है, तो हम माइनस कर देंगे, हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो है वो सही होनी चाहिए और बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है। और पर्सनल बायस हमारा जो है वो खत्म हो जाएगी, गर्दन को टेढ़ा करके नहीं देखना है रीडिंग, अपने सामने से रीडिंग लेना है। ठीक। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर रिड्यूस हो जाती है। दूसरी टाइप की एरर होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? अचानक से कभी भी कैसे भी आ जाती है और रैंडम तरीके से आ जाती है, वो रैंडम एरर होती है। ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? तो ये आती है अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर में हो रहा हो, तो कभी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हुआ, अचानक से कम हो गया, बरसात आ गई, ठंडी पड़ने लगी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा, एरर आ जाएगी। वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, पर्सनल एरर भी हो सकती है।
क्योंकि आदमी अगर केयरफुली एक्सपेरिमेंट ना करे, एक ही तरीके से एक्सपेरिमेंट ना करे, बार बार एरर इंट्रोड्यूस करे अपनी गलती की वजह से, तो रैंडम एरर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक आदमी 2 बार एक्सपेरिमेंट करता है, 2 बार रीडिंग लेता है, दोनों रीडिंग में कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। ठीक है, तो एक तो इंस्ट्रूमेंट एरर दे रहा है, दूसरा आदमी भी गलती कर रहा है, दोनों मिला के कंबाइंड एरर आ जाती है। अब एक होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं भैया। व्हाट इज लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। अब व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल? जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, सिंपल 6 इंच की स्केल होती है, उसमें लीस्ट काउंट क्या होता है बता सकते हैं? उसका लीस्ट काउंट उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। कहने का मतलब है सेंटीमीटर वाली साइड में सबसे छोटा डिवीजन हो गया 1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm। उसको हम सेंटीमीटर बोलेंगे तो बोलेंगे 0.1 mm इज द 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल। बराबर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर्स जो है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है। उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट बताता है। ठीक है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर और डेसिमल के 3 प्लेस तक करेक्ट बताता है। ठीक है, तो ये हो गया लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करेक्ट बता रहा है, इसका मतलब इट इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो अगर लीस्ट काउंट एरर क्या है? अगर हमें जो लेंथ मेजर करनी है, हम उसको मेजर तो करना चाहिए था हमको स्क्रू गेज से, लेकिन हमने कर दिया सिंपल स्केल से, तो एरर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो दैट एरर इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड लीस्ट काउंट एक ही बात है। ठीक है, तो ये कैसे खत्म कर सकते हैं भैया इस एरर को? इस एरर को खत्म कर सकते हैं हायर प्रिसीशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करो। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करिए। ठीक है, स्क्रू गेज यूज करिए, सिंपल स्केल यूज मत करिए। कहने का मतलब है हाई प्रिसीशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करिए और आपकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अच्छा कर लीजिए, गलत मत करिए। तो वी कैन reduce the least count error in this manner, right? Now if we do the experiments many time, तो अगर errors होती हैं random errors, तो कभी वो प्लस वैल्यू के एरर आएंगी, कभी माइनस वैल्यू के एरर आएंगी, और हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेके सबको प्लस करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो प्लस और माइनस एरर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से ज़्यादा रीडिंग लेने से, नंबर ऑफ रीडिंग्स मोर कर देने से भी हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, ये रैंडम एरर्स को, राइट? तो हम ये समझ लेते हैं आगे कि ये एरर के टाइप्स क्या हैं। एब्सोल्यूट एरर, एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, पहले इसके बारे में समझेंगे भैया। मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो कि 1.5 एक्चुअल वैल्यू है होती है ना, सारे साइंटिस्ट हजारों बार कर चुके हैं, इतनी वैल्यू आई है, तो हम इसको बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। ठीक, हम इसकी बात करते हैं। चलो, ये कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हो रहा है, पहली रीडिंग A1, दूसरी रीडिंग A2, A3, A4 ही रीडिंग ली जा रही है, और इनका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे तो एरर्स रिड्यूस हो जाएंगी। प्लस और माइनस एरर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ए मीन। तो ये देखो एवरेज निकाल लिया। ठीक है, सारे मेजरमेंट्स का एवरेज निकाल लिया, ए मीन आ गया। ए मीन मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मान लो हमारे केस में ये 1.5 चल रहा है। ठीक है, अब जो है एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम निकालेंगे डिफरेंस। पहली रीडिंग कितना डिफर करती है ट्रू वैल्यू से, तो पहली रीडिंग A1 में से हम ए मीन को माइनस कर देंगे। जो पहली रीडिंग आई ना, मान लो 1.49 आई, हमारी ए मीन 1.5 है, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस वैल्यू आएगी ना यहाँ। इसी तरह डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 निकालेंगे, ये प्लस या माइनस आएंगी, बाद में क्या करेंगे, इनका एब्सोल्यूट ले लेंगे।
एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस और माइनस वैल्यूज आएंगी, उनको हम एब्सोल्यूट बना देंगे, मतलब मॉड ले लेंगे। अब वो सभी मॉड का एवरेज ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब सारी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये मॉड लगाने के बाद एब्सोल्यूट एरर बनी, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेंगे, तो वो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या किया भैया, डेल्टा A1 भाइबल ए प्लस माइनस जो भी हो उसको प्लस ही रखा, मतलब मॉड लगा दिया हर एक रीडिंग, और सारी रीडिंग को प्लस करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड किया, तो हमारा आ गया डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी समझ में आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। अब हमारे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि 0.05 हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रीडिंग है, हमारी रीडिंग जो है 1.5 प्लस माइनस 0.05 हो गई। ये तो हो गई ट्रू वैल्यू, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं क्वांटिटी का। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी लाई बिटवीन 1.5 माइनस 0.05 एंड 1.5 प्लस 0.05। मतलब हमारे केस में 1.45 से लेके 1.55 के बीच में ही कोई रीडिंग आएगी, जो भी रीडिंग होंगी सब इसके बीच में लाई करती हैं, क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये फिक्स कर दी। तो इसलिए ये एडवांटेज है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का। ठीक है, अब ये रिलेटिव एरर क्या होती है भाई, रिलेटिव एरर जैसा मैंने नाम बताया था वो होती है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल टर्म्स में बोल देंगे तो रिलेटिव एरर बोल देंगे उसको। कैसे, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू। हमारे केस में क्या हो गया, हमारा जो केस चल रहा है उसमें जो रिलेटिव एरर है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ए मीन कितना है 0.05 और बाकी ए 1.5, ये हमारे केस में हो गया डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन, ये हमारा केस में हो गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या हो गया, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन, ये हमारा वैल्यू आ गया। और परसेंटेज में बोलना है तो क्या बोलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम जल्दी से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा ये जो अभी हमने समझा क्या, एग्जाम्पल 2.7 रेप्लिकेट करता है इसी चीज को जो मैंने भी आपको बताया। तो टाइम पीरियड मेजर हो रहा है यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग लिया। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, एब्सोल्यूट एरर्स निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी, परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लो। तो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आ गई। ये देखो एवरेज निकाल लिया, 5 से डिवाइड किया ऐड करके, तो क्या आ गया ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी 2.62 सेकेंड। उसके बाद हमें निकालना है एरर्स। एरर्स निकालेंगे तो पहली रीडिंग में से 2.62 माइनस करो, दूसरी में से 2.62 माइनस करो, तीसरी में से माइनस करो, चौथी में से और पांचवी में से माइनस करो। तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो हम बात कर रहे थे वो सब आ गया। तो प्लस वैल्यू भी है माइनस वैल्यू भी है। अब हम इसको करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका हम सबको पॉजिटिव कर देंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे फिर उसका। तो ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर कब बनेगी, जब इसका मॉड कर देंगे, मतलब माइनस वाले को भी प्लस कर देंगे। एब्सोल्यूट एरर्स हो गई है सारी। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई वो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई डेल्टा टी मीन, सबको प्लस किया पॉजिटिव में बना के 5 से डिवाइड किया 0.1 से। ठीक है, तो पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल लाई बिटवीन 2.62 माइनस 0.11 एंड 2.62 प्लस 0.1। 0.11 क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। 2.62 क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, जो कि एवरेज निकाल के निकाला था। ठीक है, तो अब इस मेजरमेंट को, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट जो है यहाँ पे 2.63 2.56 ये सब जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं, तो इस मेजरमेंट को हमने यहाँ पे लिखा क्या, 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की थ्योरी लगा के यहाँ पे इसने लिखा है 2.6, मतलब ये 2 को निकाल दिया, 6 जो है इसके बाद वाले 2 को निकाल दिया और 0.1 के बाद वाले 1 को निकाल दिया, तो बचा 2.6 प्लस माइनस 0.1। दिस इज अ मोर करेक्ट वे टू राइट।
ठीक है। अब जो है हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 2.6, तो 0.1 से 2.6 को डिवाइड करेंगे रिलेटिव। अब फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर, सॉरी परसेंटेज एरर निकालनी है, तो क्या हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2.6 इंटू 100, 4% अप्रॉक्सीमेट आ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको बताता है कि किस तरीके से आपको इस तरह के सवाल करने हैं। ठीक है भैया, अब देख लो लगे हाथों जरा एग्जाम्पल 2.6 देख लो। यहाँ सवाल को देखो कि टू क्लॉक्स हैं, उनको टेस्ट किया जा रहा है स्टैंडर्ड क्लॉक के अगेंस्ट में। स्टैंडर्ड क्लॉक नेशनल लेबोरेटरी में है, 12 बजे दोपहर का टाइम है स्टैंडर्ड क्लॉक में, और दोनों घड़ियाँ जो बता रही हैं वो ये बताया है। तो मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को ये रीडिंग क्या बता रही है, क्लॉक 1 ये रीडिंग बता रही है और क्लॉक 2 ये रीडिंग बता रही है, दोनों घड़ियाँ टेस्ट की जा रही हैं, राइट। तो अभी क्या है सवाल, अगर आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है दैट रिक्वायर्स प्रिसीशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, मतलब प्रिसीशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट आपको लेना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, तो दोनों घड़ी में से आप कौन सी घड़ी सेलेक्ट करेंगे, विच विल यू प्रेफर, ये सवाल है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ज़्यादा प्रिसीशन वाली घड़ी है तो उसमें हम ये देखेंगे कि उस किस में जो है एरर कम आ रही, ठीक है, कौन वेरिएशन कम दे रहा है, मतलब जो रीडिंग है, जो भी वो ले रहा है रीडिंग, उस रीडिंग में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो इसका वेरिएशन देखेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू 11,590, 11 आवर्स 59 मिनट्स एंड 0.08, ठीक है। मैक्सिमम में है 12,0150, आप पूरी टेबल में देख लीजिए 11,5908 मिनिमम वैल्यू है, 12,0150 मैक्सिमम वैल्यू है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस मैंने किया है देखो, तो डिफरेंस आया 2 मिनट 42 सेकेंड, मतलब ये हो गया 120 में 42 जोड़ो तो 162 सेकेंड पहली घड़ी के लिए आया। वेरिएशन जो आ रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, 12 बजे का टाइम जो है टेस्ट किया जा रहा है इस घड़ी में, तो जो वेरिएशन 162 सेकेंड का है। और इसमें कितना वेरिएशन है, दूसरी घड़ी में आप देखो टाइम तो 10 बजे का बताती है, ये 10 बजे के आसपास, मिनिमम वैल्यू है 10 14 53 और 10 15 24, तो वेरिएशन देखेंगे तो माइनस किया है देखो 10 15 24 में से 10 14 53 माइनस किया तो 31 सेकेंड आया। तो ये जो क्लॉक 2 है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31 सेकेंड का आ रहा है, राइट। तो इसमें वेरिएशन कम है, 31 सेकेंड का ही वेरिएशन है, तो इसकी रीडिंग मोर प्रिसाइज है। तो ये दिस क्लॉक गिव्स मोर प्रिसिशन देन दिस क्लॉक, सो वी विल प्रेफर दिस क्लॉक। अब आप कहेंगे कि भैया 12 बजे का टाइम नेशनल लेबोरेटरी में जो है टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये तो 10 ही बजा रही है। अरे तो भैया वो जीरो एरर है, वो जो है जीरो एरर है, जीरो एरर को रिड्यूस किया जा सकता है आसानी से, वर्नियर कैलिपर्स के केस में मैंने आपको बताया था। तो अगर हम इस घड़ी को 12 बजे का कांटा 12 बजे के आसपास पहुंचा देते हैं तो वो हमेशा के लिए वो एरर खत्म हो जाएगी, तब ये यहाँ 10 की जगह 12 दिखाई देने लगेगा। समझ में आया। तो इस एरर को आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें मोर प्रिसाइज टाइम इंटरवल मेजर करना है, इसलिए हम ये घड़ी नंबर 2 यूज करेंगे जिसमें 31 सेकेंड का वेरिएशन आता है। ओके, तो ये बात देखो, सवाल कैसा पूछा गया है उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम क्या है देखते हैं कि कंबाइन करते हैं, जब हम कोई दो क्वांटिटीज को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब जो है एरर में क्या फर्क पड़ता है, एरर किस तरीके से प्लस या माइनस होती है ये देखते हैं। एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस, सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, एक क्वांटिटी है ए, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर निकाली तो उसको होगी ए प्लस माइनस डेल्टा है। दूसरी क्वांटिटी है बी, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। अब मान लो हमें एक क्वांटिटी निकालनी है जो दोनों का सम है, ए और बी का सम है, तो हम ए क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरर के साथ में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसमें जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगी, जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर तब आएगी हम जब
डेल्टा ए वाला भी प्लस का लेंगे और डेल्टा बी भी प्लस का लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी विल बी द मैक्सिमम एरर, और ये डेल्टा जेड की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगी। तो हमारा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेते हैं और डिफरेंस करेंगे z इज इक्वल ए माइनस बी, तो a प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी ये आएगा, माइनस बी ए हो गया, और ये प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब दोनों को प्लस लेंगे, तो यहाँ भी प्लस वाला रूल लगेगा। तो इसका मतलब है कि चाहे हम जो है ऐसा सम निकालें दो एरर क्वांटिटी का, दो एरर वाली क्वांटिटी को सम करें, चाहे हम दो एरर वाली क्वांटिटी को डिफरेंस करें, ए प्लस बी करें या माइनस बी करें, दोनों ही केस में हमारा जो एरर होता है डेल्टा जेड हमेशा प्लस वाला होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ गए, तो रूल बन गया, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। समझ में आ गया। एग्जाम्पल 2.8 सिखा देता है हमको क्या, दो टेम्परेचर है T1 20 प्लस माइनस 0.5, T2 50 प्लस माइनस 0.5, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और एरर निकालनी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 50 और 30 का डिफरेंस कितना है, 50 और 20 का 30 हो गया। ठीक है, अभी इसको भी प्लस लेना है, इसको भी प्लस लेना है और ऐड कर देना है हमारा ऊपर और उनके हिसाब से, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सम कर दिया तो रूल लगा दिया हमने। अब आता है एरर, क्या आती है जब प्रोडक्ट या क्वोशंट होता है, मतलब हम किसी दो ऐसी क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि हमारे पास दो एरर्ड क्वांटिटीज हैं और एरर्ड क्वांटिटीज को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन z इज इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी, तो ए में भी एरर है, ए है ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी है बी प्लस माइनस डेल्टा, बी में भी एरर है। अब तो मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो दोनों की एरर में क्या होगा, तो ये देखो मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स लगा के और अलजेब्रा से इसको एक्सपैंड किया, तो क्योंकि डेल्टा है डेल्टा बी बहुत स्मॉल है, तो ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब क्या आएगा हमारे पास में, तो फाइनल क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई करके आएगी एरर के साथ z प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, z प्लस डेल्टा जेड इधर है और राइट में कितना है, राइट में ये है, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या बाद में कैंसिल कर दो या अभी कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दिया, और हम जो है z इज इक्वल टू ए बी से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो z से इधर डिवाइड होगा, इसके नीचे z आ जाएगा यहाँ पे, और इस वाली इक्वेशन के नीचे क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन के नीचे आ जाएगा ए बी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड यहाँ पे आ गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया क्या 1, ये ए बी है ना, तो यहाँ पे आ गया क्या, ए बी से डिवाइड कर रहे हैं इस वाले को, इस वाले को देख लो, ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बी बी कट गया, ए नीचे आया तो डेल्टा ए अपॉन ए आया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और लास्ट वाला तो कैंसिल हो ही गया था, बिकॉज स्मॉल इंटू स्मॉल इज वेरी स्मॉल, 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाता है, 0.001, बराबर है। तो जितना क्वांटिटी स्मॉल होगी उतना ही उसका वैल्यू का प्रोडक्ट और कम हो जाएगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो डेल्टा बी डेल्टा ए एंड डेल्टा बी स्मॉल है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब ये 1 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड कितना आया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ फ्रैक्शनल के टर्म्स में आ गया, रिलेटिव एरर के टर्म्स में आ गया, क्या आ गया, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो रूल बन गया कि जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड में भी यही होता है। ठीक है, चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, दोनों में यही रूल लगेगा, क्या, when two quantities are multiply or divide,
The relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. यहाँ पे relative error की बात हो रही है. इसके पहले वाले sum और minus वाले रूल में क्या हुआ था, उसमें relative error की बात नहीं थी भैया, उसमें absolute error की बात थी. यहाँ देखो fractional terms आ रहे हैं, relative error की बात हो रही है, right? जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल 2.9 क्या समझाता है अपने को. एग्जाम्पल 2.9 क्या कहता है, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज गिवन बाय दिस, I इज गिवन बाय दिस. तो ये डेल्टा V है 5 और ये डेल्टा I है. एब्सोल्यूट एरर इन द करंट, एब्सोल्यूट एरर इन द वोल्टेज. तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द R. R में परसेंटेज एरर निकालना है. तो भाई परसेंटेज एरर जो है R में क्या हो जाएगा, R होता है V अपॉन I, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है. तो डिवीजन का केस हो गया, इसका मतलब फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाएंगे. तो फ्रैक्शनल एरर क्या हुआ, या यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 100, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया. और यहाँ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, 0.2 डिवाइड बाई 10, ठीक है. परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज 5%. इसका परसेंटेज एरर 5 आ गया. और इसका परसेंटेज 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 2% आ गया. तो अब दोनों की परसेंटेज ऐड हो जाएंगी, ठीक है. तो 5% प्लस 2%, तो टोटल कितना आया, 7% आ गया, राइट. तो बच्चे लोग हमने एग्जाम्पल 2.9 तक हमने ये देखा कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी एरर्स, जो दो एरर्ड क्वांटिटी हैं, तो अगर हमें सम निकालना पड़ रहा है उन क्वांटिटीज का और माइनस करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर्स प्लस हो जाती है दोनों केस में. और जब प्रोडक्ट और डिवीजन होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज का फ्रैक्शनल एरर्स का सम होता है या परसेंटेज एरर का सम ही होता है. एरर्स का माइनस नहीं आता, एरर्स का सम ही होता है. तो इस टॉपिक पे, इस एग्जांपल पे हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं बच्चों, और कल हम डिस्कस करेंगे एक टिपिकल एग्जांपल 2.10. फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर. ओके, गुड बाय.